हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड? चलिए ग्रेट। सो चैंपियंस, चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में, दैट इज सीरीज एलसीआर सर्किट। क्यों स्पेशल है? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपके एग्जाम में आपको देखने को पक्का ये मिलने वाला है, चाहे वो सीबीएसई के एग्जाम हो या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, सीरीज एलसीआर सर्किट जरूर और जरूर उस पेपर में आपको देखने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कैसे काम करता है सीरीज एलसीआर सर्किट, क्या होता है इसका फेजर डायग्राम एनालिसिस, क्या होता है इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल, एंड लास्ट में जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस सीरीज एलसीआर सर्किट के बारे में, व्हिच विल बी क्यू फैक्टर। और ये सब कुछ काफी इजी तरीके से हम समझेंगे आज की क्लास में। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो मेरा नाम है निखिल, मैं आपका फिर से वेलकम कर रहा हूँ आपके अपने चैनल में व्हिच इज एक्स्ट्रा माइंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज एलसीआर सर्किट एंड फेवरेट टॉपिक सीबीएसई वालों का और जेई और नीट मेंस एग्जाम वालों का, है ना? तो सीरीज एलसीआर सर्किट, आप आरएलसी बोले आप सीएलआर बोले वो आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ पे सीरीज में है और सीरीज में कोई भी मेंबर कैसे भी पहले भी आ सकता है, बट करंट तो सेम ही मिलने वाला है। वह डायग्राम बनाते हैं काफी बड़ा सा, उसमें देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को, फेजर्स को देखेंगे और फिर अलग से एनालिसिस हम करेंगे एक फेजर डायग्राम, है ना? तो सीरीज एलसीआर सर्किट में आपके पास है एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर, all connected in series to an alternating source of EMF या voltage given by V is equal to V naught sin of omega। अब इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर है प्योरली इंडक्टिव, कैपेसिटर है सिर्फ एक कैपेसिटर एंड रेजिस्टर है प्योर रेजिस्टर, है ना? यानी कि रेजिस्टर के पास कोई भी इंडक्टिव प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी कैपेसिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसे इंडक्टर के पास कुछ भी रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है, एक प्योर अपने आप में शुद्ध देसी घी वाला इंडक्टर, ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस, ठीक है? अब देसी घी कहां से आ गया नहीं पता, है ना? सो इंडक्टर क्या करेगा, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप कराएगा अपने अक्रॉस। सो वी है इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, जो कि सिंपली क्या होगा, करंट मल्टीप्लाई कर दो, है ना? उसके बाद आ जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर Vc, जो कि सिंपली क्या होगा, I into Xc। and finally potential drop across resistor VR, which is simply equal to I। थोड़ा सा ये आगे चला गया, ठीक है? एक काम करते हैं तो ठीक ही कर देते हैं, ठीक है? थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेंगे, शायद VR थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया, है ना? बट ये सीरीज एलसीआर सर्किट है। अब सीरीज एलसीआर सर्किट है तो करंट तो सेम रहने वाला है। सो लेट अस सी दिस इज द करंट I, इसमें भी वही सेम करंट I, इसमें भी वही सेम करंट I, बट वोल्टेज डिफरेंट होता है। देखो वोल्टेज के अलग चूज कर लेते हैं। इंडक्टर क्या करेगा, वोल्टेज को आगे कर देगा, है ना? ये हम अभी तक अच्छे से समझ चुके हैं। तो VL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर व्हिच इज लीडिंग द करंट I बाय अ फेज एंगल ऑफ pi by 2। कैपेसिटर ये वोल्टेज इसमें पीछे जाएगी VC, अगेन करंट से पीछे बाय अ फेज एंगल ऑफ pi by 2। एंड रेजिस्टर की बात करेंगे तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर सेम फेज में एज इन द करंट, फेज एंगल डिफरेंस 0, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इधर एंगल्स भी दिखा देते हैं यहाँ पे, pi by 2 कोई फर्क नहीं, 0 डिग्री, है ना? ऑलराइट, सो वापस आ जाते हैं ना। तो ये तो हो गया सर्किट, सीधा सीधा आपने दिख रहा है इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टर है। अब चलिए आगे। इंडक्टर कहता है एक मैं तो वोल्टेज को आगे लेके जाऊंगा, रेजिस्टर कहता है ऐसे कैसे ले जाओगे, मैं तो सेम पेज में रखूंगा। कैपेसिटर कहता है मेरा क्या होगा, मैं तो वोल्टेज को पीछे करके रखूंगा। तो तीनों की लड़ाई चल रही है, तो लड़ाई हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में ये चीज, यही लड़ाई कैसे दिखाई देगी आओ देखते हैं। फेजर डायग्राम में थोड़ा सा बड़ा सा बनाते हैं ना। तो सबसे पहले तो हमारा कॉमन चीज क्या है, करंट, और करंट है कुछ इस टाइप से। तो करंट को दिखा देते हैं यहाँ पे, करंट I and voltage across the resistor here VR।
थोड़ा सा मैंने हल्का से इसको नीचे से करा है ताकि आप पीछे का देख सके कि पीछे करंट हाई चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे वाइट कलर से फिर से दे देते हैं। दिस इज करंट, है ना। तो दो फेजर्स, करंट वाला और वोल्टेज वाला, सेम फेज में, मेकिंग एन एंगल ऑफ ओमेगा टी विद द टाइम एक्सिस। दिस इज टी ओमेगा। अब बात करते हैं वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, बिकॉज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या करती है, करंट से आगे चलती है। तो एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे एक ब्लू कलर दे देता हूँ, हल्का सा और डार्क कर देना। कुछ सही तो नहीं होगा एक्चुअली, मैं क्या पूरी स्ट्रेट लाइन बनाना चाह रहा हूँ अभी से, और ठीक है ना। और स्ट्रेट लाइन कैसे बनाएंगे, हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है पाई बाय 2 के। तो ये है पॉइंट O, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर व्हिच इज लीडिंग द करंट बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई 2। पीछे की तरफ मैंने थोड़ा सा बनाया है, एक्चुअली हो गया है दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर BC। और थोड़ा सा छोटा दिखा है, ये जानबूझ के किया मैंने, बिकॉज़ वो क्या है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज स्लाइटली मोर देन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, बिकॉज़ हम मेरे को तीन फेजेस दिख रहे हैं, तीन वेक्टर दिख रहे हैं, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, एक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर रीडिंग बाय एंगल ऑफ पाई बाय 2, और एक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर व्हिच इज लैगिंग बाय एंगल ऑफ पाई बाय 2, है ना। तो इन सबका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, तो वो रिजल्टेंट निकालते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब वोल्टेज इफ VL is more than VC, तो अभी दो वेक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट है, बिकॉज़ इनके बीच में क्या बनना है, 180 डिग्री एंगल, ये 90 तो पूरा एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री होते हैं वेक्टर्स, यानी कि अपोजिट होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, तब सिंपली उनको माइनस कर सकते हैं। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास एक वेक्टर बच जाएगा जो कि हम यहाँ पे से पर्पल कलर से देख लेते हैं। आई बिलीव चैनल आपको अच्छे से दिख रहा होगा ना। So this is VL minus VC। कलर्स की मैंने ऐसे रैंडमली लिए, कोई ऐसा कुछ वो है नहीं, ठीक है, बस आपको ठीक से दिखना चाहिए। तो VL minus VC, तो अपने पास क्या बचा, एक ये छोटा सा फेजर VL minus VC जो कि दोनों के वोल्टेज का डिफरेंस हो गया, और एक फेजर बच गया VR। अब इसको अलग से एक बार बना लेते हैं दोबारा, और फिर इसमें वापसी अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमारे पास है क्या क्या, हमारे पास है एक VR, हमें किसी कलर से नहीं कर रहा, सिंपली चीजों को दिखा रहा हूं VR, और ये एक छोटा सा बच गया है VL minus VC, है ना। तो ये दो फेजेस है, बस इनका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, एक तो पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, ये हो गया पैरेललोग्राम कंप्लीट। थोड़ा सा टेढ़ा क्यों बना रहा है, तो ये होगी नेट वोल्टेज V, ये ऑलरेडी था एंगल ओमेगा टी, ये एंगल हो गया पाई। क्यों आ रहा है आगे, बिकॉज़ यहाँ पे हमने एज्यूम कर ली कि VL इज मोर देन VC, है ना। अगर ऐसे VL लेस देन VC होता तो क्या होता, तो फिर ये एंगल कम हो जाता, फिर आपका ये VL माइनस VC ऊपर जा रहा है, तो VC माइनस VL नीचे बचता, और आपका वोल्टेज वाला फेजर नीचे आता। अब वो कैसा दिखता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, बिकॉज़ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये होता हमारे पास VR, ये छोटा सा हमारे पास बचता VC माइनस VL। इसका हम डायग्राम करते कंप्लीट, ये आ जाता हमारे पास वोल्टेज का फेजर, जो कि अगेन हम लैग करता एंगल फाई से, ये पूरा एंगल होता आई बिलीव चैंपियंस आपको ये कंसेप्ट बेसिक लेवल पे समझ में आ गया कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बड़ी हो जाती तो नीचे नहीं आता फेजर को। अभी क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बड़ी है तो तो यहाँ पे लिख लेते हैं VC इज मोर देन VL, तो फिर ये डायग्राम बनेगा
और VL इज मोर देन VC तो फिर ये रहेगा। बट एसेंशियली थीम वही है, कंसेप्ट वही है, और जो आप समझ गए सेम चीज वही है ना, ठीक है। तो एनालिसिस अगर करें तो ये जो V है दिस इज सिंपली इक्वल्स टू अंडर द रूट, नहीं V क्यों अंडर द रूट, V अंडर रूट नहीं जाएगा, V इज सिंपली इक्वल्स टू V इनटू VR प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो V हो गया आपके पास सिंपली I नॉट इनटू Z का स्क्वायर, ये हो जाएगा I नॉट इनटू R। Why I नॉट? बिकॉज मैग्नीट्यूड इस फेजर का क्या है, मैग्नीट्यूड इज द पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू कब आएगी जब पीक करंट लेंगे, प्लस VN माइनस VC यानी कि I नॉट इनटू XL माइनस I नॉट इनटू XC होल स्क्वायर। तो आपके पास Z सिंपली क्या आ जाएगा, Z आपके पास आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर विदिन दी। तो Z इज नोन एज इम्पीडेंस, ये समझ लीजिए। Z क्या है, इम्पीडेंस है पूरे LCR सर्किट, यूनिट क्या रहेगी इसकी ओम। तो Z इज द इम्पीडेंस ऑफ द एंटायर सीरीज LCR सर्किट। पहले हमने जो पढ़ा था जब हम LR और CR पढ़ते थे, यहाँ पे सिंपली R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर आता था या R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर आता था विदिन दी। अभी क्या होगा, XL माइनस XC होल स्क्वायर। अगर आप ऐसे का सर्किट देख रहे हो तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो Z हो जाएगा सिंपली R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। व्हाई? बिकॉज़ थोड़ा ठीक लिखते हैं, C और L एक जैसा मैच करता हुआ है। XC माइनस XL सब कुछ एसेंशियली फॉर्मूला तो वही है ना यार, XC माइनस XL करोगे, अगर नेगेटिव टर्म आती स्क्वायर करते फिर से पॉसिबल हो गया, ऐसे XL माइनस XC अगर डिफरेंस निकालते हैं, अगर गलती से नेगेटिव टर्म आ जाती है XC बड़ा होता है तो स्क्वायरिंग करेंगे फिर से पॉसिबल हो जाएगा। फॉर्मूला सेम ही है, आपको रूट के स्क्वायर्स को ही ऐड करना है तो वैल्यू सेम आएगी, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हां फेजर डायग्राम ऑफ कोर्स आपको अलग दिखाई देगा। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, इंपीडेंस ट्रायंगल को। इम्पीडेंस ट्रायंगल अगेन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एंगल आपके पास होगा पाई, हाइपोटेन्यूज हमेशा z होगा, ये होगा xl माइनस xc, ये हो जाएगा। अब यूज कर सकते हैं tan phi xl माइनस xc अपॉन r। अगर आपके पास xc बड़ा होता, अभी भी एंगल पाई रहता, ये z रहता, ये r रहता, इधर आप सीधे लिख देते xc माइनस xc, यहाँ पे क्या बन जाता tan phi xc माइनस xl। चीजें वही रही, उनमें कोई चेंज नहीं आया। सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली cos phi is equals to r by z, यहाँ पे भी cos phi is equals to r by z, and sin phi is equals to xl minus xc by z, यहाँ पे sin phi होगा xc minus xl by। तो कुछ अलग फॉर्मूला नहीं है, बस आपको देखना है कि कौन ज्यादा है। कैलकुलेशन करेंगे, अगर नेगेटिव चीज आ जाती है तो दैट मींस आपने जिसको ज्यादा माना वो ज्यादा नहीं करोगे, है ना, अपने यहाँ पे चीज को आपको दिख जाएगी। तो दिस इज नोन एज इंपीडेंस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की हेल्प से आप इंपीडेंस वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हमारे पास XL जो है XC से ज्यादा है ना, तो VL VC से ज्यादा आएगा, तो बन जाता हमारा इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। सर्किट बिकम्स इंडक्टेंस डोमिनेटेड। और अगर XL जो XC से छोटा हो जाता तो VL भी VC से छोटा हो जाता, तो हम कह सकते थे ये कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट है या कैपेसिटिव सर्किट, वो इंडक्टिव सर्किट कह सकते हो, इंडक्टिव सर्किट है ना। ऐसे ये कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट
या सिंपली कैपेसिटिव सर्किट। अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो वही चीज स्पेशल है, वो रेजोनेंस में हम समझते थे जब एक्सल एक्सी बराबर होते तो क्या होता थोड़ी देर में ना। सो ये चीज हमें यहाँ पे समझ में आ जाती है अच्छे से, ये भी समझ में आ जाती है अच्छे से। अगर ये कंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट होता तो क्या होता, इसको हम ऐसे करते हैं देखें तो वोल्टेज लीड करती, वोल्टेज लीड्स बाय अ फेज एंगल ऑफ फाई। अगर ये वाला सर्किट होता तो करंट लीड करता। सिंपल है ना। तो हमें बस देखना है कि सर्किट में कौन ज्यादा बाहुबली है ना, कौन बड़ा रोल प्ले कर रहा है। रजिस्टर अभी शांति से बैठा हुआ है, वो कहता है कि नहीं यार मैं तो करंट और वोल्टेज को सेम ही भेजता हूँ है ना, तो मैं अपना जगह आपको दिखाऊंगा, मैं अपना रोल दिखाऊंगा तब जब आप रेजोनेंस में आ जाओगे। वो कैसे अभी दिखेगा, बट अगर इंडक्टेंस डोमिनेट कर रहा है तो वो क्या करेगा, वोल्टेज को आगे कर देगा। तो वोल्टेज विल बिकम V is equals to V naught sin omega t plus 5। V will become V is equals to V naught sin omega t plus 5। अगर कैपेसिटेंस डोमिनेट करने पे आ गया सर्किट के अंदर तो फिर करंट बन जाएगा I is equals to I naught sin omega t plus 5। तो अपने अपना रोल प्ले करेंगे जब ये पावरफुल हो जाएंगे इसके अंदर एक सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर। तो इसके बाद अब अगेन इंपॉर्टेंट चीज पे जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। बट वो रेजोनेंस वाली चीज पे जाने से पहले दो छोटी सी टर्म्स आती हैं। एक आता है ससेप्टेंस which is simply the reciprocal of inductance। नहीं इंडक्टेंस नहीं, रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। रिएक्टेंस क्या आएगा आपका, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी आएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी आएगा, उनका रिजल्टेंट भी होगा। तो जो भी टोटल रिएक्टेंस है सर्किट का उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हम ये ससेप्टेंस यूनिट वही रहेगी इसकी क्या, ओम इनवर्स या फिर एमएच। तो ऐसे एक और टर्म आती है उसको हम बोलते हैं एडमिटेंस। एडमिटेंस इट इज सिंपली द रेसिप्रोकल ऑफ द इम्पीडेंस। इम्पीडेंस बोले तो वही Z of the circuit unit again ओम इनवर्स या फिर एमएच। अच्छा एक चीज और होती है, यूनिट दोनों की थी अगर आपको याद हो जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे तो इसी को साइमन भी है या भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये दो छोटी छोटी सी टर्म है। अब इसके आगे फिर हमारा अगेन एक और अच्छा सा पोर्शन सेक्शन इसी सीरीज एलसीआर सर्किट का वो भी एक बार देखेंगे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं वो सीरीज एलसीआर सर्किट जहां पर एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू बराबर हो जाती है, वही स्पेशल केस है। तो इफ इसको वापस व्हाइट कलर में ही ले आते हैं, तो अगर हमारे पास एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू बराबर हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं इम्पीडेंस Z किसके इक्वल होता है, इम्पीडेंस Z इक्वल्स टू अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर है ना। तो Z की वैल्यू इक्वल्स टू अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC जब दोनों बराबर है तो इट सिंपली 0। तो Z इक्वल्स टू R यानी कि इम्पीडेंस बिकम्स मिनिमम, इम्पीडेंस बिकम्स मिनिमम। अगर इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है तो करंट है वो पीक करंट व्हिच विल बी सिंपली इक्वल टू V नॉट बाय Z यानी कि V नॉट बाय R, या फिर अगर वो RMS करंट हो व्हिच इज इक्वल टू सिंपली V RMS डिवाइडेड बाय Z यानी कि V RMS बाय R। अभी करंट क्या कर देगा, करंट विल बिकम मैक्सिमम, इट विल शो है ना, करंट बिकम्स मैक्सिमम। यानी कि एक ऐसी कंडीशन आ जाती है सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर
जब एक्सल और एक्सी बराबर हो जाते हैं तो इंपीडेंस हो जाता है मिनिमम और करंट हो जाता है मैक्सिमम। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो दिस इज नोन एज रेजोनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी सीरीज एलसीआर सर्किट की बात होगी तो रेजोनेंस की बात जरूर होगी, चाहे वो एग्जाम हो या फिर आपका टॉपिक हो, है ना, कंसेप्ट। तो रेजोनेंस में क्या होता है, इंपीडेंस बिकम्स मिनिमम and current becomes maximum. In a series LCR सर्किट। और ये हमेशा नहीं होगा, इसके लिए भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि जब XL और XC बराबर होते हैं, और आप ऑलरेडी जानते हैं XL किससे बराबर होता है, XL इक्वल टू ओमेगा है, XC किससे बराबर होता है, इट इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C, है ना। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंपली ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय LC और ओमेगा इज सिंपली इक्वल टू 1 बाय रूट LC। यानी कि जब ये वाली फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, यहाँ पे इसको बोलते हैं ओमेगा R, यानी कि रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगी तो रेजोनेंस की कंडीशन आएगी, या फिर आप ओमेगा R को ये भी कह सकते हैं 2 पाई न्यू R इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC। सो न्यू R इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट, तो नीचे आ जाएगा 1 upon 2 pi under root LC. So this is the resonant frequency. So ऐसे ही लिख देते हैं, this is the resonant frequency. So please make sure आप resonant frequency की बात कर रहे हैं या resonant angular frequency की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो भी हमें देखना पड़ेगा, है ना। So nu r is the resonant frequency, इसका एक और नाम होता है, इसी को natural frequency भी बोलते हैं, इसी को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। So resonant frequency or the natural frequency is the frequency at which the impedance becomes minimum and the current just simply shoots up, है ना। और ये कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन होगी रेजोनेंस की कंडीशन। और भी कुछ है रेजोनेंस के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, वो भी अभी तक हम आगे डिस्कस करते हैं। हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट characteristics of a series LCR circuit in resonance। तो जब सीरीज LCR सर्किट रेजोनेंस में आ जाएगा तो क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने को देखेंगे। पहला कैसे आपने देखा, करंट बिकम्स मैक्सिमम, ऊपर जब हम ग्राफ बना के देखेंगे इसी का करंट मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है, इंपीडेंस बिकम्स मिनिमम। थर्डली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक्सल और एक्सी बराबर हो चुके हैं एंड मोर ओवर इंपीडेंस जो है वो सिर्फ आर की वजह से है, हेंस द सर्किट is becomes circuit becomes purely resistive। सर्किट जो है प्योरली रेजिस्टिव बन जाएगा, और जब सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज विद ईच अदर। करंट और वोल्टेज एक दूसरे के साथ सेम फेज में आ जाएंगे, फेज एंगल डिफरेंस हो जाएगा 0 डिग्री का। आगे जगह में एक और चीज पड़ेगी पावर फैक्टर, और उसको मैं एक बार ये लिख देता हूं, आप नोट कर सकते हैं इसी के साथ। पावर फैक्टर एक्चुअली होता है cos फाई, और cos फाई की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि यूनिटी। पावर फैक्टर बिकम्स यूनिटी एट रेजोनेंस, ठीक है। ये भी इसी कैरेक्टरिस्टिक है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक जो कि हम यहीं से समझ सकते हैं कि VL and VC have a difference of
180 degree in between them। VL और DC के बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा, मतलब फेजर्स का इनके बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा वो 180 डिग्री का हो जाएगा, और वे दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि VL वेक्टर इज सिंपली इक्वल्स टू माइनस ऑफ VC वेक्टर। ये भी इसका मतलब बनता है ना। तो एक सारी चीजें इसके बारे में, सीरीज एलसी सर्किट के बारे में जब रेजोनेंस आ रही है। अब करंट मैक्सिमम हुआ तो पावर डिसिपेशन मैक्सिमम हो जाएगा। अभी शायद 6 पॉइंट है या 7 पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं। हाँ 6 पॉइंट है। पावर डिसिपेशन is also maximum, because power क्या बनेगा, सिंपली VRMS square divided by Z, यानी कि VRMS square divided by। तो सीरीज एलसीआर सर्किट होगा तो ही रेजोनेंस आएगी, क्योंकि R का होना जरूरी है, चाहे छोटा हो बड़ा हो कितना ही बड़ा हो, R होना चाहिए सर्किट के अंदर। खाली एलसी सर्किट हो, खाली एलआर सर्किट हो या खाली सीआर सर्किट हो, तो रेजोनेंस आपको नहीं मिलेगा। एल की वैल्यू कुछ भी हो, सी की वैल्यू कुछ भी हो, बट एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आ जाती है जब एक्सएल और एक्ससी दोनों बराबर हो जाएंगे, आर वहां पे देख के खुश होता है कि यार देखो दोनों कैंसिल हो गए, अब पूरा सर्किट मेरे कंट्रोल में, क्योंकि पूरे सर्किट का इम्पीडेंस इज ओनली इक्वल्स टू रेजिस्टेंस एंड करंट विल बिकम मैक्सिमम। तो ये सब था रेजोनेंस। अब रेजोनेंस को हम देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस कर्व। अच्छा, ये जो सीरीज एलसी सर्किट जब रेजोनेंस में आया था तो इसको हम एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। क्यों एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं? बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ उसी फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करेगा जिस पे करंट मैक्सिमम हो जाता है, बाकी सारी फ्रीक्वेंसी जो इसको दी जाएगी उनको रिजेक्ट करता जाएगा। हमने देखा एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक वैल्यू आई थी, मतलब एक फॉर्मूला आया था, आप एल की वैल्यू पुट कीजिए, सी की वैल्यू पुट कीजिए 1/√LC, है ना, फ्रीक्वेंसी की एक वैल्यू आ जाएगी, उस पे करंट मैक्सिमम होगा, यानी कि बाकी कोई और भी फ्रीक्वेंसी हम देंगे तो ये सर्किट या तो वर्क नहीं करेगा या फिर करंट पीक पर नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया एक्सेप्टर सर्किट। क्यों पड़ गया? सिंस इट एक्सेप्ट्स only the resonant frequency and reject all the frequencies that are fed into the circuit। बाकी कोई और फ्रीक्वेंसी आप सर्किट को देंगे तो वो उसको हटा देगा, है ना। तो ये है, इसे हम एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं किसी रेजोनेंट सर्किट को। is also known as the acceptor circuit। ठीक है, अब एक बार जरा रेजोनेंस कर्व को भी देखिए। तो रेजोनेंस कर्व कैसा दिखाई देता है? रेजोनेंस कर्व यानी कि जब रेजोनेंट एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं ना, वहां से हटाते हैं इसको हटा देते हैं, बिकॉज इसमें हमें और भी दो चीजें समझनी है। तो नेक्स्ट पेज पे ही चल देते हैं, यहाँ देखते हैं रेजोनेंस कर्व। रेजोनेंस थोड़ा सा बनाते हैं। तो ये कर्व में आपको क्या दिखेगा कि करंट की जो वैल्यू है वो 0 है, एकदम से पीक पे जाती है फिर वापस 0 हो जाती है। और ये पीक पे कब जाती है? ये पीक पे कब जाएगी? जब ओमेगा आर फ्रीक्वेंसी को, यानी कि रेजोनेंट एंगल फ्रीक्वेंसी को दिया जाएगा सर्किट के अंदर, तो करंट विल बिकम मैक्सिमम। सो दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट I नॉट, है ना। सो ये हमने कोई सर्किट लिया, एक्सएल सर्किट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दी, एकदम से करंट मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं रेजिस्टेंस को एडजस्ट करता तो क्या होता, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। लेट अस से मैंने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, तो अभी भी रेजोनेंस तो होगा उसी फ्रीक्वेंसी के,
और करंट उतनी पीक वैल्यू अटेन नहीं कर पाएगा। या मैं रेजिस्टेंस और बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, अभी भी रेजोनेंस तो होगा और कर्व जो होगा वो ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा दिखाई देगा, वो एकदम से पीक आपको जाता हुआ नहीं दिखाई देगा, मतलब शार्प कर्व नहीं दिखेगा। तो यही चीज है शार्पनेस ऑफ कर्व, जिसको हम क्यू फैक्टर बोलते हैं। देखते हैं एक बार यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पे हमने लिया है लो वैल्यू ऑफ आर, यहाँ पे हमने लिया है हाई वैल्यू ऑफ आर, और ये कुछ मॉडरेट वैल्यू है। तो जितना आर कम करते हैं उतने करंट का मैग्नीट्यूड बड़ा होता है। तो दिस इज द रेजोनेंस कर्व। रेजोनेंस कर्व में एक और चीज एसोसिएटेड होती है, उसको बोलते हैं क्यू फैक्टर। अब ये क्यू फैक्टर क्या होता है? क्यू फैक्टर इज सिंपली, अगेन डायग्राम में समझ लेते हैं। लेट अस से किसी एक सिग्नल वैल्यू रेजिस्टेंस पे ऐसे रेजोनेंस हुआ, ये फ्रीक्वेंसी हमारी रेजोनेंट एंगल फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर, जिसपे करंट हो गया था मैक्सिमम आई नो। बट ऐसी दो फ्रीक्वेंसीज और होती है, थोड़ा सा ध्यान रखें। ऐसी दो फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 2 और ओमेगा 1 और होती है जिन पे करंट मैग्नीट्यूड बराबर होता है, एंड दैट करंट मैग्नीट्यूड इज आई नॉट बाय ओमेगा आर पे तो करंट चला गया पीक पे आई नॉट पे। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दो फ्रीक्वेंसीज, एक ओमेगा आर से कम एक ओमेगा आर से ज्यादा, डिफरेंस दोनों में सेम रहेगा। ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस दोनों बराबर है, यानी कि डेल्टा ओमेगा। ऐसी दो फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जिन पे करंट की वैल्यू आई नॉट बाय रूट 2 यानी कि आई आर एम एस के बराबर अगर हो जाती है तो Q factor is simply defined as the ratio of angle resonant frequency divided by the difference of those two frequencies at which the current is 1 by root 2 times the peak value, या फिर at which the current is RMS current। और ये जो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 वाला डिफरेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। ऊपर है हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और नीचे हमारे पास बैंड। जैसे चैनल्स की बैंडविड्थ होती है रेडियो स्टेशंस में, रेड एफएम 93.5 तो उसकी बैंडविड्थ होती है ना, कि इस फ्रीक्वेंसी से लेकर इस फ्रीक्वेंसी तक वो चैनल आपको आपका रेडियो उसको रिसीव करेगा। बट एक ही ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसे 93.5 एग्जैक्ट 93.50 है ना मेगाहर्ट्ज या किलोहर्ट्ज जो भी वो फ्रीक्वेंसी होती है, जिसपे आपको चैनल जो है बिल्कुल क्लियरली सुनाई देता है। रेडियो की बात करूं मैं तो कहने मतलब कि रेडियो के अंदर भी एक एलसीआर सर्किट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो बैंडविड्थ अपॉन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर एक आपका नंबर है, यानी कि एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी तो यहाँ पे हमें सिंपली दिख रहा है ऊपर फ्रीक्वेंसी है नीचे फ्रीक्वेंसी है, तो वो रेशियो जो आएगा वो एक डायमेंशनलेस नंबर आएगा। तो एक फॉर्मूला तो क्यू फैक्टर के लिए ये हो जाता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है क्यू फैक्टर का, वो भी हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो जो फॉर्मूला यहाँ पर आ जाता है क्यू फैक्टर का दूसरे वाला, क्यू फैक्टर ऑफ द रेजोनेंस कर्व is simply the voltage drop across inductor oblique capacitor, कोई भी हो सकता है, divided by applied voltage। So Q factor is voltage drop across inductor, यानी कि IRMS into XL या फिर IRMS into XC divided by IRMS into resistance। तो ये बन जाता है Q factor, या फिर आप कह सकते हैं Q factor is equal to 1 by R root L by। So this is also the formula for the show that
1 by r would be L by c. This is also sure. This is also. But the most important thing is the graph. ये आपको ध्यान रखना है। बैंडविड्थ किसे कहा गया है? ओमेगा 2 और ओमेगा 1 वो कौन सी फ्रीक्वेंसीज है? ओमेगा में पीक कैसे चला गया? ये आपका क्यू फैक्टर फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस। एंड मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया। इस रेजोनेंस का हम काफी सारा यूज करते हैं ट्यूनिंग सर्किट ऑफ रेडियो। रेडियो में क्या रहता है, बेसिकली आप डायल देखा होगा आपने, है ना, डायल को मूव करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, अंदर उसका एक कैपेसिटर लगा होता है एलसीआर वाला, इसकी प्लेट्स के बीच में गैप चेंज होता है। और आपको अच्छे से पता है कैपेसिटेंस जो तो एप्सिलॉन के बाय डी क्या है फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। तो जब आप डायल को रोटेट करते हो तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स चेंज होता है, कैपेसिटेंस बदलता है, एक्सी की वैल्यू बदलती है, एक्सएल के बराबर हो जाती है, रेजोनेंस हो जाता है। तो जो एंटीना लगा होता है रेडियो का वो सिग्नल्स एमिट करता है एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी मैच करती है रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है और चैनल आपको सुनाई देने लगता है ना। तो ऐसे काम करता है वो ट्यूनिंग सर्किट। तो कहीं ना कहीं उसकी वर्किंग जो है सीरीज एलसीआर सर्किट पे ही बेस्ड है जो रेजोनेंस में आ जाता है। तो ये था कंसेप्ट ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट एंड द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, और रेजोनेंस में भी क्यू फैक्टर, है ना। काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों था क्यों है वो मैंने आपको बताया। तो इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए, न्यूमेरिकल्स की हम और प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद ऑफ कोर्स। और कोई भी डाउट आता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।